तो आज का हमारा फंक्शन रहेगा दैट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। इसको समझ लीजिए ये क्या होता है। पाइथन में जब भी आप कोई डेटा लेते हैं किसी से भी, यूजर से जब आपको डाटा लेना हो और उस पर काम करना हो, तो यूजर से डाटा लेने के लिए पाइथन हमको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है और उस फंक्शन का नाम होता है इनपुट। पूरा का पूरा जो पाइथन है ये मॉड्यूल पे काम करता है, और मॉड्यूल एक लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन होते हैं, यानी कि आपको पाइथन में फंक्शन मिलते हैं और फंक्शन में आपको काम करना होता है। पूरा पाइथन यहीं से स्टार्ट होकर यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आपको यूजर से कोई डाटा रीड करवाना है तो उसके लिए पाइथन हमको एक फंक्शन देता है जिसका नाम होता है इनपुट। इस फंक्शन का यूज करके हम यूजर से किसी भी तरह का डाटा ले सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका डेमो करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइथन स्टार्ट कैसे करना है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहले आप एक फोल्डर बना लीजिएगा। फोल्डर को हम नाम डाल देंगे यहाँ पर पाइथन डे 2। अब इस फोल्डर के अंदर जाके आपको जो सेटअप बोला गया था वीएस कोड का, उसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ओपन विद द कोड। कुछ ही समय में आपका जो वीएस कोड होगा वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ इस वीएस कोड पे आपको काम करना होता है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब यहाँ पर आने के बाद आपको प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपको फाइल ऐड करने के लिए मिलेगा। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं आज, तो हमने यहाँ पे टू लिख दिया, प्रोग्राम का नंबर डाल दिया, और जो चीज मैं इसमें आपको सिखा रहा हूँ उसका नाम डाल दूंगा। जब आपको ये कोड में भेजूंगा तो आपको सीरीज से पता चल जाएगा प्रोग्राम का नंबर, और नाम से पता चल जाएगा इसमें हमने क्या कोड किया है। ठीक है, तो देखिए आपको कोडिंग कैसे करना है इसका। अब मेरे को यूजर से एक डेटा चाहिए, ठीक है, इनपुट करवाना है, और इनपुट कराने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे। मान लीजिए मैंने वेरिएबल का नाम एक्स ले लिया। ठीक है, सो दिस इज आवर वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम क्या हो गया, एक्स हो गया। इसके अंदर अब हम यहाँ पर यूजर से डाटा इनपुट कराने की कमांड लिखेंगे। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है इनपुट नाम का। और अब आप यहाँ पर अपना एक टाइटल लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर टाइटल लिखा एंटर योर नेम, और ये हमने बंद कर दिया। हमारा मैसेज कंप्लीट हो गया। अब जो भी कुछ आपने डाला होगा वो सारी जानकारी एक्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। अब उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, और उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है प्रिंट नाम की, और यहाँ पर जाकर सीधा सीधा हम एक्स को प्रिंट कर देते हैं। तो जो भी आप डालोगे स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन वो मैसेज मुझे कुछ इस तरीके से दिखाना है, हेलो, फिर उसके बाद उसका नाम आना चाहिए। आपने अगर राहुल एंटर किया तो नाम आना चाहिए हेलो राहुल। गॉट इट। तो सबसे पहले हम इसको चलाएंगे, फिर हेलो कैसे ऐड करते हैं वो हम देखेंगे। कोड को चलाने के लिए आपको टर्मिनल ऑन करना होगा। क्या ऑन करना होगा, टर्मिनल। टर्मिनल को ऑन करने के लिए कंट्रोल और टिल्ड का साइन आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल और टिल्ड। अब टिल्ड नहीं समझ में आ रहा होगा कई लोगों को, तो बता देता हूँ। न्यूमेरिक की देखिए कीबोर्ड में, न्यूमेरिक की के लेफ्ट साइड पे एक बटन होता है, उसी को टिल्ड साइन कहा जाता है। अब देख लेना आराम से कीबोर्ड खोल के, जिनका खुला हुआ है वो देखो। न्यूमेरिक नंबर होते हैं ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करके, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बटन होता है, उसको टिल्ड सिंबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये टिल्ड का साइन कुछ इस तरीके से होता है, देखो ऐसे होता है, ऐसे। एक तो होता है सिंगल कोट्स ऐसे, एक होता है डबल कोट्स, ये तो समझ में आते हैं। ऐसे भी एक साइन होता है ना। ये नंबर 1 के सामने एक ऐसी एक लहर सी दिखेगी आपको ऐसे, और उसके नीचे एक ऐसा साइन दिखेगा, एक ही बटन होता है ये। इसी बटन पे ये जो साइन दिखता है इसको टिल्ड सिंबल कहते हैं। समझ में आ गया, ये टिल्ड साइन होता है इसको, या इसको किसी को भी कह लीजिए। अब हिंदी में इसको सर्वांगासम कुछ ऐसे कहते थे, 10th क्लास में कभी पढ़ाया गया था हम लोगों को, वही बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। हिंदी में क्या पता है, हिंदी मीडियम से पता है, सर्वांगासम कुछ कहा जाता है। ओके, आसन नहीं ये सब। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब आप इस कोड को रन करते हैं, टर्मिनल खुल गया आपके पास। अब आपको ये कोड यहाँ पे रन करना होता है। टर्मिनल कैसे खोला हमने, कंट्रोल के साथ उस बटन को दबाया, आपके वीएस कोड में अपने आप टर्मिनल ऑन हो जाएगा। टर्मिनल ऑन होने के बाद आपको अपनी कमांड रन करनी होती है। कमांड कैसे रन करते हैं, जो भी आपकी फाइल का नाम है, ये चलेगी नहीं, फाइल का नाम ऐसे तो रखते नहीं, डॉट पी वाई लगाना भूल गए हम। तो आप इस फाइल को फिर से हम क्या करते हैं, वो रीनेम करते हैं और डॉट पी वाई लगा देते हैं। अब बनी ये पाइथन फाइल। नाउ इट इज अ पाइथन फाइल। जो पाइथन फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई होता है, वो लगाना जरूरी है। अब हम इसके टर्मिनल पे इस फाइल को रन करेंगे। रन कैसे करते हैं, आपको लिखना होगा कमांड जिसका नाम होगा पाइथन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन,
और इसके बाद आप यहाँ पे लिखें पाइथन, पाइथन के बाद उस फाइल का नाम लिखें input input और डॉट लगा के पाई, लिख दिया आपने नाम। अब आपको प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का पहला फीचर कहता है जब भी आप कोई कोड लिखते हैं कोड हमेशा स्टेप स्टेप में चलता है। जो भी आपका पहला स्टेप होगा वो रन होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप। तो पहला स्टेप है एक्स वाली लाइन। तो एक्स वाली लाइन जब रन होगी तो वो आपसे पूछ रहा है नाम बताइए। अब हमने एक नाम एंटर किया, मान लीजिए हमने नाम एंटर किया उमेश। अब जब आप एंटर करोगे तो ये इंफॉर्मेशन एक्स नाम के वेरिएबल में डाल दी जाएगी। उसके बाद आपने नीचे प्रिंट में एक्स दे रखा है, तो एक्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको प्रिंट जो है आपके स्क्रीन पे छाप देगा। समझ में आया? अब इसी इंफॉर्मेशन को हम नाम को थोड़ा टाइटल लगा के प्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने कोई नाम डाला तो अब हम टाइटल लगाएंगे नाम के साथ, जैसे कि मिस्टर उमेश आ जाए। तो उस काम के लिए आप क्या करें, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है अपनी तरफ से, एक मैसेज ऐड करना है, वो हमने मैसेज दे दिया। अब कॉमा लगा के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, तो हमारे पास एक कंप्लीट मैसेज आ जाता है मिस्टर एक्स, एक्स में नाम होगा आपका। इसी प्रोसेस को हम एक बार फिर से रन करते हैं। यहाँ मैंने लिखा पाइथन और फाइल का नाम। अब हमने एंटर किया, ये हमसे फिर से नाम पूछेगा। हमने नाम एंटर किया उमेश। अब हमने एंटर करा तो हमें उत्तर मिलेगा मिस्टर उमेश। पॉइंट समझ में आ गया बात? तो हमने कैसे कैसे लगाया, नाम कैसे दिया, तो इनपुट फंक्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सिंपल। अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन के बारे में एक बात कही जाती है, जब भी कोई डेटा आप इनपुट फंक्शन से रीड करते हो तो वो डेटा मोस्टली टेक्स्ट टाइप का ही रीड होता है। कौन से टाइप का? टेक्स्ट टाइप का, यानी नंबर पे ये गलत रिएक्शन देता है। इसको करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यूजर से एक नंबर लेना चाहता हूँ, और नंबर लेके मैं उस दो नंबर लेना चाहता हूँ, उन दोनों नंबरों को ऐड करने का प्रोसेस मुझे करना है। तो अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन ये हमें देता है। तो अब बनाते हैं हम अपना प्रोग्राम नंबर थर्ड। इसमें हम नंबर ऐड करेंगे, नंबर ऐड, ये एक्सटेंशन दे दिया .py। फाइल का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहला नंबर हमने वेरिएबल लिया n1, और यहां पर हमने यूजर से कराया इनपुट, और इसमें हमने मैसेज दिया एंटर नंबर 1। अब लिया हमने नंबर 2, यहां पर हमने इनपुट कराया एंटर नंबर 2। अब इन दोनों नंबरों को ऐड करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं n3। यहाँ पे हम n1 और n2 को ऐड कर देते हैं। अब हम इसका आंसर प्रिंट करेंगे n3, ठीक है। तो अगर मैं पहला नंबर 3 डालता हूँ, दूसरा नंबर मैं 5 डालता हूँ, तो उत्तर क्या आना चाहिए? 8, लेकिन नहीं आएगा। इसके पीछे की जो वजह है वो है कि ये जो नंबर आप इसमें डालते हो, इनपुट के थ्रू जो भी कोई मैसेज आप डालते हो, वो उसको टेक्स्ट समझता है, ठीक है। और जब वो उसको टेक्स्ट समझता है, अगर कोई, जैसे मान लीजिए एक नाम मैंने टेक्स्ट में डाला राम, और दूसरा मैंने टेक्स्ट डाल दिया श्याम, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? राम श्याम। तो वो जुड़ते नहीं है, वो अपेंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब मैं 3 और 5 डालूंगा तो क्या बनेगा? 3 और 8 डालेंगे तो 38। अब देखिए हम उसको यहाँ पे रन करते हैं, टर्मिनल पे गए और यहाँ पे कोड को रन करते हैं। तो पहले लिखेंगे आप पाइथन, उसके बाद अपनी फाइल का नाम, नाम ढंग से लिखना, नाम गड़बड़ होगा तो काम नहीं करेगा। आपने एंटर करना है, एंटर करते ही प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एक्स वाला यानी n1 वाला लाइन रन होगा। अब वो लाइन रन होती है आपसे नंबर मांगेगा, हमने नंबर 3 डाल दिया। अब 3 जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा होगा। उसके बाद दूसरा नंबर डाला मैंने 8, और हम वेट कर रहे हैं कि 11 आ जाए। लेकिन राम श्याम, जैसे राम श्याम को ऐड करने से राम श्याम बनता है ना, मनदीप थोड़ी ना बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 11 थोड़ी ना हो जाएगा, ये क्या बना? तो ये टेक्स्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, आगे देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉबैक देखा कि जब भी हम कोई डाटा यूजर से रीड करते हैं, तो यूजर से जब भी डाटा रीड किया जाएगा तो वो डाटा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रीड होगा, करेक्ट। सो इफ एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, वी नीड टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द इंटीजर फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करना होगा।
नंबर आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेसिमल, एक होते हैं विदाउट डेसिमल। आपको तय करना होगा कि डेटा कैसा आप डलवा रहे हैं। डेसिमल नॉन डेसिमल नंबर आपको पता है। मैंने एक नंबर दिया, लेट अस सपोज 32, तो किस तरह का है ये? नॉन डेसिमल। अगर मैंने नंबर दिया 3.2, तो ये किस तरह का है? डेसिमल। तो नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इन दोनों कैटेगरी के लिए पाइथन ने अपने अपने टाइप बता रखे हैं। अगर आप कोई नंबर नॉन डेसिमल लेते हो तो पाइथन उसको इंटीजर के नाम से जानता है, लेकिन अगर आप कोई नंबर डेसिमल लेते हो तो पाइथन उसको डेसिमल नहीं कहता, उसको फ्लोट बोलता है। हर भाषा की अपनी अपनी भाषा होती है। मैंने कल के सेशन में, लास्ट सेशन में आपको बताया था, पाइथन एक भाषा है, मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हर भाषा की अपनी वोकैबुलरी होती है, तो पाइथन भाषा की वोकैबुलरी है, शब्द भंडार है। तो वहां वो डेसिमल को क्या बोलता है? फ्लोट। और नॉन डेसिमल को क्या कहता है? वो इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंटीजर को पूरा इंटीजर नहीं बोलता, इंट बोलता है। पूरा नहीं बोलता, इंट बोलता है। इस चीज का ध्यान रखते हुए अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये जो भी जानकारी आ रही है, ये आ रही है आपके पास स्ट्रिंग में। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। इंटीजर में नंबर आने से वो नंबर बन जाएगा और नंबर की तरह ट्रीट होगा। गॉट इट? तो यहां पर भी पाइथन आपको क्या देगा इसके लिए? फंक्शन। पाइथन सारा ही फंक्शन का भंडार है, शुरू से लेके लास्ट तक, ये जहां से जन्म हुआ है खत्म भी फंक्शन पे ही होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक फंक्शन मिलता है और उस फंक्शन का नाम होता है इंट फंक्शन। अब मैं नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम को मैं खराब करूं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके पास रहना चाहिए, तो मैं इसको खराब नहीं करूंगा। इसे कॉपी करके मैं एक चौथा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इसका नाम हम रख देते हैं इंट पाई करके, और सेम कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस पे हम समझेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डेटा आपने रीड किया, इसके बाहर इंट नाम का फंक्शन आप यूज करें और इसको पूरे को इंट में डाल दें। ये पूरा डाटा इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा पाइथन के द्वारा। ऐसे ही सेम काम आप इसके साथ करें। आपका ये पूरा डाटा इस बार नंबर बन चुका है। अब आप अगर इसको रन करते हैं तो आपको आपके मन मुताबिक आंसर मिलेगा। अब रन करते हैं वापस से यहाँ पर। तो ये हमारा कोड हो गया। इसमें मैंने नाम डाला 4 नंबर अंडरस्कोर इंट डॉट पाई। फिर से कोड चलेगा स्टेप वाइज। पहली लाइन चलेगी, नंबर पूछेगी, हमने डाला 3 नंबर। उसके बाद दोबारा कोड चलेगा, नंबर पूछेगा, इस बार में हमने 8 डाल दिया है, लेकिन इस बार ये टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है। इंटीजर की तरह ट्रीट होगा। व्हेन यू प्रेस एंटर यू गॉट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यूजर से नंबर लेकर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजर से इनपुट कैसे लेना है आपको बता दिया गया है। बाय डिफॉल्ट कोई भी इनपुट आप लोगे वो टेक्स्ट होगा। आप ध्यान रख लेना किस तरह का सवाल आप बना रहे हैं। अगर नंबर आपका डेसिमल में आ रहा है तो आपको फ्लोट लिखना होगा फंक्शन में। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोट। पूरा कोड लिखा हमने। इस बार मान लीजिए नंबर आप पॉइंट में डालने वाले हैं, तो आप यहाँ पर फ्लोट नाम का फंक्शन जो है यूज कर सकते हैं। और इस बार हम फिर से एक बार कोड को चला के देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा उसका नाम बदलेंगे बस, पाइथन 5 अंडरस्कोर फ्लोट डॉट पाइथन। अब हम रन करते हैं। नंबर पूछा गया, हमने डाला 2.3, ये डेसिमल नंबर है। अगला नंबर हमने डाला 4.2, नंबर डेसिमल में था, उसने उसको बकायदा काउंट कर लिया। अगर आप इसको अब इंटीजर में डालते वहां पर तो ये फ्लोट के नंबर को काउंट नहीं करता, वो आपको एरर दे देता है। यहाँ तो कोई सवाल किसी का? यूजर से नंबर लेना हमें पता लग गया, प्रिंट स्टेटमेंट का हमें पता चल गया, डेटा हम थोड़ा थोड़ा क्रैक कर पा रहे हैं। 3 तरह का इंपॉर्टेंट डाटा, बेसिकली जो डाटा है टेक्स्ट या नंबर। टेक्स्ट डाटा नॉर्मली हैंडल हो जाता है। न्यूमेरिक डाटा हैंडल करने के दो तरीके आप यूज कर सकते हैं, माइंड में रखें तो। न्यूमेरिक डाटा दो फॉर्मेट में आएगा, या तो डेसिमल या विदाउट डेसिमल। डेसिमल नंबर अगर आपके पास आ रहा है तो फ्लोट का इस्तेमाल करो, नॉन डेसिमल आ रहा है तो इंटीजर का इस्तेमाल करो। ठीक है, आगे देखो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो टर्म आपने यूज करी है, मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया कि हमने डेटा का इस्तेमाल किया। अब आपको ये समझना है कि जो डेटा होता है वो डेटा हम स्टोर कहाँ पे करते हैं? मेमोरी में करते हैं। मेमोरी में जो जगह आप क्रिएट करते हो, मेमोरी में जो नाम आप देते हो, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर नाम दिए थे XYZ नाम दिए थे ना, N1 N2 करके, इसको वेरिएबल कहते हैं।
क्या कहलाता है ये? वेरिएबल कहलाता है। तो अब थोड़ा वेरिएबल को हम पढ़ लेते हैं। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर दी डेटा, वही काम हमने किया था, हम डेटा को स्टोर करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। द बेस्ट थिंग इन द पाइथन इज दैट अनलाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द पाइथन हैज अ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कोई कमांड नहीं है। तो पाइथन काम कैसे करता है? पाइथन में अगर आपने कोई वैल्यू डालनी है तो सीधा आप वेरिएबल बनाते हो और डायरेक्ट वैल्यू दे देते हो। जैसे ही आप उसको वैल्यू देते हो, पाइथन ऑटोमेटिकली उसको उस टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ये दूसरी भाषाओं में नहीं है। अगर आपने किसी दूसरी भाषा पे काम किया हो तो उसमें अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे नंबर डालना है, तो आपको वेरिएबल बनाते वक्त उसके साथ लिखना पड़ता है इंट एक्स। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपने नंबर बनाते वक्त मान लीजिए दूसरी भाषा में लिख दिया इंट एक्स, अब उस एक्स में आप कुछ और नहीं डाल सकते, उसमें आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते, उसमें आप डेसिमल वैल्यू नहीं डाल सकते। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की आपको नीड ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में अगर आप कोई डाटा स्टोर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वेरिएबल बताने होते हैं, यानी एडवांस नोटिस आपको कंपाइलर को देना होता है कि मैं ये चीजें अपने कंप्यूटर में यूज करने वाला हूं, इनकी मेमोरी को बनाकर रिजर्व कर दीजिए। पाइथन ऐसा नहीं करता। पाइथन कहता है जब मुझे जरूरत है मुझे मेमोरी दे दो, और जब मुझे जरूरत नहीं है मेमोरी ले लो। पाइथन के इस बिहेवियर को कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? और पाइथन के इस फीचर की वजह से पाइथन के पास एक ताकत आ जाती है जिसका नाम होता है ऑटो गार्बेज कलेक्टर। यानी पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज होती है कि पाइथन में आप अगर कोई कोड करते हैं, जब भी आप कोई कोड करते हैं, डाटा बनाते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, तो आपकी मशीन के कुछ रिसोर्सेज ऑक्यूपाई होते हैं। हर लैंग्वेज में ऐसा होता है। अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में कहीं रैम होगा, कोई स्पेस होगा, वो रिजर्व होगा। सीपीयू भी उस पर काम करेगा, रैम भी उस पर काम करेगा। तो आपकी मशीन के रिसोर्सेज को वो कुछ समय के लिए ऑक्यूपाई कर लेता है। दूसरी लैंग्वेजेस भी करती हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में जब आप अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को बंद करते हो तो वो जगह वहां से रिलीज नहीं होती, वो चलती रहती है। फोनों में देखा होगा, एप्लीकेशन बंद कर दी फिर भी स्पेस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। फिर लगाते हो उसमें सॉफ्टवेयर क्लीनर, वो आपकी रैम खत्म करता है, स्पेस को फिनिश करता है, फिर आपका कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है कि नहीं होता? अब आप पाइथन के बारे में ये चीज जान गए कि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जब तक आपने प्रोग्राम चलाया, जब तक आपका वो काम कर रहा है, तब तक उसने स्पेस लिया हुआ है। जैसे ही आपने उसको बंद किया, वो सारे रिसोर्स फ्री कर देगा। ऑटो गार्बेज कलेक्टर, कोई भी रिसोर्स ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो व्हाट डज इट मींस? अगर कहीं पर कंपटीशन चल रहा है, भैया गेम बनानी है, जावा में बनाऊं कि पाइथन में बनाऊं, मेमोरी को ध्यान रखना है, ऑटो गार्बेज कलेक्टर पाइथन में बनाएंगे, फास्ट चलेगी। चार चार गेम एक साथ चलाओ, टेंशन नहीं है। चार गेम एक साथ थोड़ी ना खेलेगा, एक जैसे ही बंद करेगा अपने आप रिसोर्स फ्री हो जाएगा। समझ रहे? ताकत का इस्तेमाल करके चीजें बनती हैं, किसमें कितनी ताकत है। समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये इसकी वजह से इसको मिला ऑटो गार्बेज कलेक्टर। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि अ वेरिएबल इज क्रिएटेड एज सुन एज वी असाइन अ वैल्यू टू इट। यानी पाइथन में आप कोई वेरिएबल पहले से एडवांस में नहीं बना सकते। जैसे हम सिस्टम को पहले ही बता दें प्रोग्राम को, भाई देखो मैं एक वेरिएबल चाहता हूँ एक्स नाम का, वाई नाम का, जेड नाम का। दूसरी लैंग्वेजेस में ये पॉसिबल है, यहाँ नहीं है। अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो तुरंत उसको वैल्यू दो। आपने कोई वेरिएबल बनाया एक्स, जैसे ही आपने उसको 10 दिया वो बन गया इंटीजर। आपने कोई वेरिएबल बनाया एक्स, जैसे ही आपने उसको वैल्यू दिया 10.3 बन गया फ्लोट। आपने कोई वेरिएबल बनाया एक्स, वैल्यू दिया रमेश कुमार और बन गया स्ट्रिंग। ऑटोमेटिक बन जाता है। उसी चीज का यहाँ पर जिक्र है। नीचे दो एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। जैसे ही आपने ए को 4 एलोकेट किया, बन गया इसका टाइप इंटीजर। और जैसे ही आपने इसको एलोकेट किया राम, बन गया इसका टाइप स्ट्रिंग। ठीक है? पाइथन की इस फीचर को क्या कहते हैं? आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा तो बता सकते हैं। समझिए, पाइथन में ये चीज क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण है, मेन कारण। उस कारण को यहां पर आप समझेंगे। इन पाइथन we don't need to explicitly declare a variable before using it। यानी किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। अगर कोई भी वेरिएबल यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको वैल्यू दी गई है, चाहे वो यूजर से रन टाइम पे दी गई हो। अभी हमने दो सवाल करे थे, दोनों में यही था। एक सवाल में मैंने पहले वैल्यू दी थी,
जैसे कल वाले सवाल में 3 डाल दिया था, 4 डाल दिया था, और दूसरे वाले सवाल में मैंने यूजर से लिया था। कहीं पर भी मैंने वेरिएबल एडवांस में नहीं बताया था कि मैं एक्स वाई लेने वाला हूँ। ठीक है, पाइथन में ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका कारण है डायनेमिक टाइप। इसका मेन कारण होता है डायनेमिक टाइप। ये डायनेमिक टाइप क्या होता है? देखिए, वेरिएबल इन पाइथन डोंट हैव अ फिक्स टाइप। जितनी भी दूसरी भाषाएं होती हैं, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, उसमें जो डेटा टाइप होते हैं वो फिक्स टाइप के होते हैं। बट ये पाइथन में जो डेटा टाइप होते हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं वो सारे डायनेमिक होते हैं। अब इसमें होता क्या है, द टाइप इज डिटरमाइंड एट अ रन टाइम। डायनेमिक का मतलब होता है जिसका डेटा टाइप कंपाइलर को यानी पाइथन को पता ही तब चलता है जब आप उसको कोई वैल्यू देते हो। जैसे ही आपने उसको वैल्यू दी, उसको पता चलता है कि ये किस टाइप का डाटा है, और उसी टाइप की हिसाब से वो मेमोरी सिस्टम में बना देते हैं। इसको बोलते हैं डायनेमिक। और फिक्स टाइप में क्या होता है, पहले ही आपने निश्चित कर लिया मुझे 2 इंटीजर चाहिए, 3 फ्लोट चाहिए और 3 स्ट्रिंग चाहिए। अब किसी कारणवश प्रोग्राम में 2 इंटीजर के जगह 2 स्ट्रिंग आ गई, दोबारा डेवलपर को कॉल करो, भैया डाटा दोबारा चेंज करके दो, है ही नहीं। डायनेमिक एप्लीकेशन आज के टाइम पर चाहिए। आज अगर मैं कोई ऐप चला रहा हूँ और उस ऐप में मान लीजिए हम 2 लोग आपस में प्लेइंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, अब जरूरत पड़ रही है मुझे 3 के हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो हमें ऐसी चीज चाहिए होगी ना कि 3 भी कर लें, 4 लोग करना चाहे तो 4 कर लें, अगर मुझे 10 लोगों की जरूरत है तो मैं 10 मेमोरी एलोकेट कर लूँ, 10 यूजर क्रिएट कर लूँ उस पर। जरूरी नहीं कि एक एक पे हम चलें, फिक्स नहीं होना चाहिए। तो डायनेमिक टाइप कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपके लिए। तो इसका मतलब हुआ कि डाटा टाइप जो आप यहाँ पर असाइन करते हैं ऑटो जनरेट होते हैं। इसके पीछे का कारण है पाइथन में डाटा टाइप डायनेमिक होते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे क्वेश्चन तो आपको रिप्लाई बताना है कि पाइथन के जितने भी डाटा टाइप होते हैं वो फिक्स टाइप के नहीं होते, वो डायनेमिक टाइप के होते हैं। दूसरा इसमें प्रोसेस आता है फ्लेक्सिबल रीअसाइनमेंट। ये भी एक बहुत कमाल की चीज है, फ्लेक्सिबल रीअसाइनमेंट। अब आप में से किस बच्चे ने दूसरी लैंग्वेज कोई पढ़ी है? सी, सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत नॉलेज है ना? आपने देखा होगा दूसरी लैंग्वेजेस में अगर आपने कोई वेरिएबल इंट एक्स करके बना दिया, अब कंपाइलर को पता चल गया कि इसमें नंबर आएगा और कुछ नहीं आ सकता। आप x में एक नंबर डाल सकते हो, वो भी इंटीजर टाइप का, आप x में 10 डाल सकते हो, लेकिन x में जरूरत पड़ने पर अगर आपको डालना पड़ गया 10.5 तो डलेगा नहीं। पाइथन ऐसा नहीं करता। पाइथन में अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया x और उसको आपने 10 दे दिया तो पाइथन उसको क्रिएट कर देगा इंटीजर। लेकिन पाइथन रीअसाइनमेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब अगर उसी वेरिएबल x में आगे चलकर x इंटीजर हो गया है ना, क्लियर है बात, x इंटीजर हो गया जैसे आपने 10 डाला, बट आगे चलकर अगर मैंने x को डाल दिया 10.5 तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना कि इंटीजर का जाएगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली अब उसको फ्लोट बना देगा। जैसे ही डाटा असाइन होगा वो पुरानी वाली वैल्यू को खो देगा, टाइप को खो देगा और उसको नई डाटा टाइप के रूप में, नई वेरिएबल, नई लोकेशन के रूप में ट्रीट करेगा। इसको एक बार सिस्टम पे आप देखें। तो हम चलते हैं वापस यहाँ पे अपना छठा प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे हैं री असाइनमेंट। री आर एस करके डाल रहा हूं, समझ जाना। तो यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया x, वैल्यू दी यहां पर 10। ठीक है, इसको हमने प्रिंट किया तो ये मुझे x की वैल्यू दे देगा। तो मैं इसको रन कर देता हूं एंड वी गॉट आंसर 10। सिंपल, मिल गया। अब अगर आगे चलकर मैं इस x को कोई पॉइंट का नंबर दूंगा तो ये एरर वेरर नहीं देगा मुझे, ये दे देगा इसको वैल्यू और इसका टाइप भी बदल देगा, इसका टाइप हो जाएगा फ्लोट। अब यहां पर एक चीज तो समझ में आती है कि वैल्यू जा रही है, लेकिन ये कैसे माने कि इसका टाइप बदल गया? ये चीज तो समझ में आती है कि वैल्यू जा रही है, रीअसेसमेंट हो रहा है। यहां पर बात रीअसेसमेंट की नहीं है, बात है कि पाइथन उसके टाइप को भी बदल देता है, केवल वैल्यू ही नहीं बदलता, उसका डेटा टाइप भी सिस्टम में बदल चुका होता है। अब आप किसी वैल्यू का टाइप कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी पाइथन आपको क्या देगा, फंक्शन देगा। फिर से एक फंक्शन आता है जिसका यूज करके आप किसी भी डेटा का टाइप पता कर सकते हैं। वो देखिए कौन सा होता है। अब हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यहां देखिए, हाउ टू फाइंड टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन अ पाइथन। तो पाइथन में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या इस्तेमाल हो रहा है पीछे, उसको अगर आप पता करना चाहते हो तो आपके पास एक टाइप नाम का फंक्शन होता है। तो चलिए उसको चेक करते हैं।
मान लीजिए मैंने x में 10 डाला, मुझे इसका टाइप पता करना है। प्रिंट पे गए, फंक्शन कॉल करा टाइप, और यहां पर x डाल दिया। अब ये मुझे x का टाइप बता देगा। आप लोग बताओ x का टाइप क्या होना चाहिए? इंट, इंट होना चाहिए। रन करते हैं, क्या टाइप बता रहा है? अच्छा, आगे चलकर मैंने इसके टाइप को चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर डाला 3.5, तो वैल्यू तो असाइन हुई हुई है, वो तो चेक कर लिया, टाइप भी बदला है। कौन सा टाइप बन गया होगा ये? चेक करते हैं। अब आगे चलकर मैंने फिर से मन बदल लिया, नहीं नाम डालेंगे, तो वैल्यू तो चेंज हुई है, टाइप क्या बन गया होगा? स्ट्रिंग। तो टाइप भी चेंज होता है, समझ में आया? कल को जब डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं, जब डेटा दिया जाता है, आपको पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप मिलेंगे, बहुत सारे। जब डेटा पे कैलकुलेशन या काम करने के लिए दिया जाएगा, आप जब पूरा पाइथन पढ़ेंगे तो पूरे पाइथन में टाइप्स ही बताएंगे आपको। डिक्शनरी, टप्पल, लिस्ट, यही पढ़ाया जाता है पूरे पाइथन में, इन पे लॉजिक लगाने बताए जाते हैं। आपको सबसे पहले डाटा पे काम करने से पहले ये पता करना होगा कि जिस डाटा पे आपको काम करना है वो किस टाइप का है, ताकि आप उस पे उसी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अपने फॉर्मूले लगा सकें, अपने फंक्शंस लगा सकें, अपने लॉजिक लगा सकें। हर डाटा टाइप पे अलग अलग तरह के फंक्शंस होंगे, अलग अलग तरह के लॉजिक आपके वर्क करेंगे। तो किसी भी डाटा का टाइप पता करने के लिए ये फॉर्मूला, ये फंक्शन आप यूज में ला सकते हैं। अब हमने पाइथन में वेरिएबल बनाने सीखे, बट किसी भी वेरिएबल को बनाने के कुछ रूल होते हैं। एक बार रूल आप देख लीजिए। देखो, कभी भी पाइथन पे जब कोई वेरिएबल बनाओगे तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं वेरिएबल बनाते वक्त। पहला पॉइंट, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अगर कोई वेरिएबल आप बना रहे हो तो उसका पहला अक्षर क्या हो सकता है? या तो अंडरस्कोर या कोई अल्फाबेट। दूसरा, अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वो पहले पॉइंट से क्लियर हो गया था, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा। अब वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स विद अंडरस्कोर, यानी वेरिएबल के नाम में, जैसे मैंने लिखा वेरिएबल का नाम माई वेरिएबल 123, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर बोल रहा है ये वैलिड है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन नंबर आगे नहीं हो सकता, बाद में हो सकता है। और अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ वो एक लेटर और भी यूज कर सकता है जिसे अंडरस्कोर कहते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया माई डॉट वेरिएबल, ये गलत है, माई अंडरस्कोर वेरिएबल करेक्ट होगा आपका। चौथा पॉइंट, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। पाइथन में अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो नेम नाम का, ऐसे एक छोटा एक बड़ा, तो पाइथन इनको दो अलग अलग एंटिटी के रूप में ट्रीट करेगा। पाइथन की नजर में ये दोनों अलग है। कभी इसमें राम डाल दो, इसमें 10 डाल दो, फिर कहो इधर देखो ये तो नंबर है ना, अभी तो बदला नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? देयर कैन नॉट बी अ स्पेस इन बिटवीन द वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता। अगर आप कोई वेरिएबल बनाना चाहते हो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल, स्पेस देके नहीं बनाना है, ठीक? अब मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल के नाम लिखूंगा, आप लोग मुझे प्रिडिक्ट करके बताएंगे इट इज अ लीगल वेरिएबल और इट इज अ इलीगल वेरिएबल, ठीक है? सामने स्क्रीन पे मैं लिखूंगा 2-3 नाम और आप उसके उत्तर देंगे। पहले मैं लिख लूं फिर पूछूंगा, मैं काफी सारे लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, लास्ट रो, तीनों में से कोई भी, इट इज वैलिड और इनवैलिड। ओके, अगली रो, वैलिड और इनवैलिड। नेक्स्ट, इनवैलिड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये आप बताइए। वैलिड वाले मेरे को ये बताइए, ये डाटा वैलिड है, इसमें तो मैंने अंडरस्कोर लिख दिया, वैलिड रहेगा। ओके, ये बताइए कि ये डाटा इनवैलिड क्यों किया आपने, इसको क्यों किया, इसमें तो मैंने अंडरस्कोर लगाया है, स्पेस में, ठीक। इसको क्यों किया इनवैलिड, अल्फा न्यूमेरिक तो आ सकता है, नंबर से चलो। अब हमारे पास इसके कुछ सैंपल्स हैं यहाँ, ठीक है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लीगल है सारे वेरिएबल,
ये लीगल क्यों है, साफ दिख रहा होगा आपको। अंडरस्कोर अलाउड होता है, स्पेस कहीं पे नहीं है, नंबर बाद में है। इलीगल वेरिएबल की लिस्ट देखनी है तो ये सारे गलत है। हाइफन नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता है। तो वेरिएबल बनाने का रूल आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। वेरिएबल का टाइप हम पता कर चुके हैं। अब मैंने जो पढ़ा है क्लियर है, रेडी फॉर द असेसमेंट। इतना भयंकर तो होने वाले ने, सिंपल है, डाटा डाटा पढ़े और क्या है, ठीक है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर पहला असाइनमेंट, इसमें 2 सवाल है। ये सारे सवाल आपको टोटल मिलेंगे 7। ये सातों सवाल करने के बाद इस गेट से बाहर जाना है। अपना अपना सिस्टम खोल लीजिएगा। पहला सवाल, अरे रुको, पहले सवाल समझ लो। पहला सवाल, आपको नाम, एड्रेस और अपना फोन नंबर इंपुट करके डिस्प्ले करा के दिखाना है, सिंपल है। दूसरा सवाल, आपको अपनी कॉलेज की डिटेल इंपुट करनी है। कॉलेज की डिटेल में कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए, आपने कौन सी डिग्री हासिल करी है वो होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंपुट करानी है और पेज पर प्रिंट करनी है। नेक्स्ट असेसमेंट, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर। ये पहला सवाल है आपके पास। ये क्वेश्चंस की फोटो मैं आपको भेजूंगा अभी, आपको ये डाटा करना है, मैं भेज दूंगा आपको, ग्रुप में मिल जाएगा। सवाल देख लीजिए पहले। अगला सवाल है, पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये अलग अलग कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, आपको इन सबके डाटा टाइप फाइंड आउट करने हैं। इनके डाटा टाइप क्या है पता है, फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। नाउ यहाँ पर कुछ और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर देन डिस्प्ले इट्स टाइप। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर कुछ भी इनपुट करे, मुझे उसका टाइप समझ में आना चाहिए, लास्ट में क्या टाइप। अगर आपने राम लिखा तो टाइप आएगा स्ट्रिंग, अगर आपने नंबर डाल दिया 12 तो टाइप आएगा इंटीजर। ये प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम, इसको ध्यान से देखिएगा। गिवन द वेरिएबल x असाइन 5.7, किस तरह का डाटा है ये, किसमें कन्वर्ट करना है, और फिर इसका टाइप और नंबर प्रिंट करके दिखाना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द वेरिएबल, जो ये वेरिएबल है आपके सामने इस तरीके से दिया गया इस बार, इज अ लिस्ट यूजिंग इज इंस्टांस। अब ये इज इंस्टांस मैंने आपको नहीं पढ़ा है, तो जरा एक बार इस पे हाथ पैर मार लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इज इंस्टांस क्या होता है। इज इंस्टांस हमको पाइथन में एक ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसका यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का चेकिंग कर सकते हैं कि ये इस टाइप का है कि नहीं है। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आएंगे आपके पास, आपसे कहा जाएगा कि यूजर से नंबर लो, अगर वो इंटीजर टाइप का है तभी कोड आगे बढ़े। अब यूजर तो कुछ भी डाल देगा, आपका प्रोग्राम वहीं पे वहीं कर जाएगा, बंद हो जाएगा। आप आगे कोड को चला रहे हो तो कंडीशन लगाओ वहां पे, और कंडीशन लगाने के लिए आपको पता करना है, यानी आपको पता होना चाहिए कि किसी के नंबर का, किसी के डेटा का टाइप पता करके कैसे कंपेयर करते हैं। अब टाइप तो निकाल लोगे, आप कंपेयर कैसे करोगे उसको कि इंटीजर टाइप का क्या नहीं है, समझ गए। अब उसके लिए पाइथन ने हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, और उस फंक्शन का नाम क्या है, इज इंस्टांस। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक नंबर लिया x असाइन 10, मुझे चेक करना है कि ये इंटीजर है कि नहीं है। अगर ये इंटीजर होगा तो मुझे रिटर्न होगा ट्रू, अगर इंटीजर नहीं होगा तो रिटर्न होगा फॉल्स। और इसी ट्रू और फॉल्स को आगे चलकर जब आप लॉजिक लगाना सीखेंगे इफ एल्स में, तब आप समझेंगे। समझ में आ गया। अभी सिर्फ आप ये पता कर सकते हैं कि ये इंटीजर है कि नहीं है। लॉजिक क्या होते हैं कि अगर ये इंटीजर है तो ये काम हो, अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये काम हो, उसे लॉजिक कहते हैं, कंडीशनली कहते हैं, वो आगे चलकर आएगा। तो अभी हम चेक करते हैं कि इंटीजर है कि नहीं। उसके लिए आप यहां पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट लिखा, उसके बाद क्या लिखना है, बोलो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। डायरेक्ट कॉल करते हैं ना, देखो यहाँ स्टेटमेंट में देखो फंक्शन कॉल करवाया था आपको, देखो यहाँ पर आपको फंक्शन कॉल करवाए थे अभी तक। कभी भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं कैसे कॉल करते हैं, डायरेक्ट। फंक्शन का क्या नाम था हमारे, इज इंस्टांस। हमें जो वैल्यू कंपेयर करनी है जिसके साथ उस वेरिएबल का नाम लिखा, और हमें किस डाटा टाइप से कंपेयर करना है। अगर ये इंटीजर होगा, मैच कर गया अगर, तो क्या रिटर्न कर देगा हमको, अगर नहीं होता तो क्या रिटर्न करता। कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्ट चलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा आपको वो फॉर्मूला लिख देना है, इज इंस्टांस।
अब इसमें मुझे कंपेयर करना है x को कि वो इंटीजर है कि नहीं है। अगर ये इंटीजर होगा रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, और नहीं तो फॉल्स आई। क्या रिटर्न हुआ। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर ये डाल दिया, अब ये इंटीजर थोड़ी ना है, क्या रिटर्न होगा। अब कल को अगर मैं यहां पर किसी का नाम डाल दूं तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, इंटीजर थोड़ी ना है, क्या रिटर्न होगा। अब अगर मुझे चेक करना है कि ये डाटा स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं है, अब तो स्ट्रिंग है ना, चेक कर लेंगे ना हम, क्या रिटर्न होगा। चीज समझ में आ गई। किसी भी नंबर का डाटा टाइप ऐसे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो डाटा आप डलवा रहे हैं इसका यूज कहाँ होगा, कल को जाकर जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे, फॉर्म वगैरह होगी, अलग अलग एप्लीकेशन बनाओगे, जब आप वेब डेवलपमेंट करोगे, ऐप डेवलपमेंट करोगे, तो यूजर से फॉर्म में डाटा डलवाओगे, एज डलवा रहे हो किसी से, अब वो एज में आड़ा तिरछा एज डाल के चला जाएगा तो गलत हो जाएगा आपका कोड। तो वहां पर जो डेटा आपने डलवाया उसके टाइप को पहले मैच कर लो आप। डेटा टाइप अगर मैच हो रहा है तो आप आगे प्रोसीड करो इफ लगा के। अगर डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा है तो एल्स पार्ट में उसको दोबारा बोलो डाटा डालने के लिए, या बगल में एरर मैसेज प्रिंट करो एल्स पार्ट में कि भैया ये जो डाटा है आपने गलत डाला है। तो लॉजिक ऐसे क्रैक होते हैं, करेक्ट। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे बैक। अब हमने तीसरा यानी चौथे सवाल तक आपको बता दिया था, ये आप कर लेंगे। आप आपको चेक करना है इसको कि ये लिस्ट टाइप का है कि नहीं है। कौन से टाइप का, लिस्ट टाइप का। अब लिस्ट टाइप का डाटा कैसा होता है उसका भी एक एग्जांपल दे दीजिए। मैंने एक वेरिएबल लिया, लिस्ट टाइप का जो डाटा होता है उसमें कलेक्शन में होते हैं रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड नहीं होता, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, और उन रिकॉर्ड को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के दिया जाता है। अब मैंने इसमें रिकॉर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5, काफी सारे नंबर डाल दिए। इस तरीके से कभी भी अगर आपको डाटा मिलेगा तो ना तो ये इंटीजर है, ना ये फ्लोट है, ना ये टेक्स्ट है, ना स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है। इसको पता करते हैं। हम जाकर प्रिंट में गए, यहाँ पर हमने टाइप में एक्स को स्ट्रेच आउट किया, अब रन किया तो ये मुझे इसका टाइप बताएगा लिस्ट, इट इज अ लिस्ट टाइप। डाटा टाइप अलग अलग फॉर्मेट में आपको भविष्य में आगे मिलेगा। अगर ये इस तरीके से मिलता है आपको डाटा, ये लिस्ट नहीं होती। अगर आपको ये डाटा ऐसे मिल रहा है तो ये टपल कहलाती है। पूरा पाइथन इसी पे टिका हुआ है, आप पूरे पाइथन में यही पढ़ने वाले हो। डाटा टाइप, जितना ज्यादा डाटा आपको डाटा मिलता है डाटा एनालिटिक्स में काम करने के लिए। अब गाड़ियां जा रही हैं, उनका चालान काटना है, तो गाड़ियों ने स्कैन करके सॉफ्टवेयर से डाटा अर्जित कर लिया होगा, उसमें सारी डिटेलिंग होगी और वेबसाइट में पड़ी होगी। और वेबसाइट में क्या डिटेलिंग होगी, कितने बजे चालान कटा, यानी ये गाड़ी कब गुजरी टोल से, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी के ऑनर का नाम क्या है, गाड़ी का मॉडल क्या है, पॉल्यूशन पेपर है कि नहीं है, ये सारी चीज होंगी। अब वो डाटा किस तरीके से आपको नेट से जब डाउनलोड करोगे तो कुछ डाटा डबल कोट्स में होगा, कुछ कॉमा में होगा, कुछ ब्रैकेट में होगा, कुछ करली ब्रेसेस में होगा, उसको देख के ही मत्था खराब हो जाएगा। तो पाइथन का रोल प्ले होता है वहां पर, और पाइथन में वही काम कर पाएगा जिसको डेटा टाइप पता चल पाए अच्छे से। वो डाटा को, आपके कोर्स का नाम भी देखो एनालिटिक्स होता है, आपको एनालाइज करना है डाटा। डाटा को अच्छे से एनालाइज करो और आप देखो इसमें से डाटा कौन सा टाइप ये है और मैं इसको कैसे बाहर निकालूं। तो पहचान करना आना चाहिए। और अगर आप एक बार डाटा की पहचान करना सीख गए तो डाटा टाइप पे कैसे काम करते हैं वो सीखते हैं हम पाइथन में। टपल पे यूज होने के लिए अलग अलग तरह के फंक्शन होंगे, अगर डाटा डिक्शनरी में तो उस पर यूज करने के अलग अलग फंक्शन होंगे। अगर एक छोटे से निष्कर्ष से देखें तो पाइथन का निचोड़ ही खत्म हो गया। यही करने वाले हो तो एंड ऑब्जेक्ट आपका ये रहेगा, गॉट इट। इसकी शुरुआत है ये जस्ट। अभी हमने पता लगे कि ऐसी लिस्ट पता लगती है, तो मैं इसको मैंने टपल बना दिया, मैं वापस से इसको जो भाई लिस्ट बना देता हूँ। अब आपको अगले सवाल में यही चेक करना था कि कोई अगर डाटा ऐसे दिया जा रहा है तो आपको चेक करना है कि लिस्ट है कि नहीं है, इसको कंपेयर करना है, मैच करना है वहां पे। आखिरी सवाल, व्हाट हैपन व्हेन यू परफॉर्म दिस कोड। आपको एक कोड दिया गया है, एक्स ए में 5 है और बी में टेक्स्ट के अंदर 10 है, स्ट्रिंग में 10 है, इन दोनों को यहां जोड़ दिया गया है, नंबर और टेक्स्ट को जोड़ दिया गया है। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ होगा, कुछ सिस्टम में कुछ होगा। अब वो क्या होगा हमें नहीं मालूम, आपको अपनी बुद्धि लगानी है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके एरर को फिक्स करके करेक्ट उत्तर देना है। उत्तर क्या आना चाहिए, करेक्ट 15 ना, तो करेक्ट उत्तर तक पहुंचना है। ये 5 सवाल है आपके, कंप्लीट हो गए। अपना बैठ के करो इसको।